हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे ये जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम लॉन्च कर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ जो पुराने रिजीम्स होते थे, जैसे अभी जो एग्जिस्टिंग पेंशन स्कीम थी जिसको न्यू पेंशन स्कीम के नाम से जाना जाता है, या उससे पहले जो ओल्ड पेंशन स्कीम होती थी, इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। बट सबसे पहले हम समझेंगे कि अभी तक जो उन्होंने स्कीम के ड्राफ्ट बता दिया है, उसमें यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में क्या क्या बता दिया गया है, उसको कोशिश करेंगे कि हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ये लॉन्च कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम को, तो सबसे पहले चीज जो उन्होंने बता दिया कि इसमें एक चीज रहेगा, फर्स्ट एश्योरेंस जो पेंशन की इसमें रहेगी, वो ये चीज है कि हर एम्प्लॉय को जो रिटायर हो जाएगा उसको 50% ऑफ उसकी जो एवरेज बेसिक पे थी लास्ट साल की, जिस साल वो रिटायर हो गया, तो उस वक्त जो भी उस लास्ट ईयर में उसकी बेसिक पे थी ऑन एन एवरेज पर मंथ, उसका 50% उसका पेंशन रहेगा। और इसके लिए जो क्राइटेरिया है वो ये चीज है कि वो सर्विस में 25 साल होना चाहिए। सपोज अगर रिटायरमेंट एज 60 है, तो एटलीस्ट 25 ईयर उसने सर्विस की होनी चाहिए। अगर उसने 25 ईयर्स कर ली है, तो उसको जब वो रिटायर हो जाएगा, उसको जो पेंशन मिलेगी वो उस वक्त की लास्ट ईयर की, जो लास्ट ईयर में जो उसके लास्ट 12 मंथ्स बन रहे थे, उनकी एवरेज सैलरी जो थी उसका 50% उसको मिल जाएगा। एग्जाम्पल के जरिए से समझने की कोशिश करेंगे। सपोज देयर इज दिस पर्सन मिस्टर सिंह, और वो रिटायर कर रहा है आफ्टर 30 ईयर्स ऑफ सर्विस, और उसकी एवरेज बेसिक पे जो लास्ट साल में थी वो थी 50,000। तो 50,000 का अगर हम 50% करेंगे तो वो 25,000 होगा। तो जब वो रिटायर हो जाएगा उसके बाद जो उसको पेंशन मिलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब उसकी गवर्नमेंट की तरफ से, या जो एम्प्लॉयर था, तो उसको मिलेगा 25,000 रुपया उसका मंथली पेंशन रहेगा। इसको आगे समझना बहुत जरूरी है कि न्यू पेंशन स्कीम कैसे वर्क करता है, ताकि कोई भी एम्प्लॉय अपना बेनिफिट एनालिसिस कर ले कि उसके लिए फायदेमंद जो है वो न्यू पेंशन स्कीम है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम है। बट पहले मैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है उसके बारे में कोशिश करूंगा समझाने की कि क्या चीज है और ये कैसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो पहली कंडीशन है कि 25 साल की सर्विस होनी चाहिए। अब अगर किसी की 25 साल की से सर्विस कम है, सपोज एट द एज ऑफ 38 कोई ज्वाइन किया, तो उसकी टोटल सर्विस 22 ईयर्स होगी, तो उसकी जो सैलरी होगी वो प्रोपोर्शनेट हो, उसकी जो पेंशन होगी वो प्रोपोर्शनेट हो जाएगी। बट मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो है कि 10 साल। तो ऐसा रहेगा कि अगर कोई भी एम्प्लॉय 10 साल की नौकरी करेगा तो उसको तो पेंशन मिलेगा, बट मैक्सिमम लिमिट जो मिलेगा वो 50% ऑफ द बेसिक पे मिलेगा, जिसने पूरे 25 साल कर दिया है। और बाकी के लिए फिर प्रोरेटा हो जाएगा कि जैसे 15 साल है तो उसकी पेंशन प्रोरेटा बेस पे कर दी जाएगी। हो सकता है कि अगर उसकी 25,000 बनी थी, जब यहाँ पे ये एम्प्लॉय है 35 साल की जगह अगर 20 साल सर्विस कर देगा, तो इसकी जो प्रोराटा बेसिस पे सर्विस पेंशन बनेगी वो मेरे हिसाब बनेगी 50,000 इंटू 50%, दैट इज 25,000। अब 25,000 उसको तब मिलता अगर ये क्या करता, पूरा 25 साल टेन्योर पूरा करता। अब क्योंकि ये 25 ईयर्स टेन्योर पूरा कर रहा है, तो मेरे हिसाब से द फॉर्मूला विल बी लाइक 25,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 25, ऐसे इसका फॉर्मूला कुछ बनेगा। दूसरी चीज जो है कि जो एश्योर्ड फैमिली पेंशन है, दूसरा कि अगर वो बंदा खुदा ना खास्ता उसकी डेथ होगी, तो उसकी जो फैमिली होगी उनको भी पेंशन मिलेगी। अब उनको कितनी पेंशन मिलेगी, वो मिलेगी कि जितनी इस बंदे को एलिजिबल पेंशन थी। जैसे ऊपर एग्जाम्पल केस में, जैसे मैंने तो एग्जाम्पल नीचे लिखा हुआ है ऑलरेडी, कि अगर 20,000 किसी की पेंशन बन रही थी और उसकी डेथ हो गई, अब उसकी जो फैमिली है उनको पेंशन मिलेगी कितनी, उस 20,000 का 60% ओनली, दैट इज 12,000। सपोज एक पर्सन की डेथ होगी, अब उसकी वाइफ जिंदा है, तो उसकी वाइफ को फैमिली पेंशन मिलेगी, एंड दैट विल बी 60% ऑफ द पेंशन फॉर विच दैट पर्सन वाज एलिजिबल। सपोज उसकी सैलरी पेंशन 20,000 थी, तो इसकी जो पेंशन मिलेगी वो 12,000 मिलेगी। तीसरा क्राइटेरिया जो इसका है, या तीसरा फीचर जो है, कि देयर इज दिस एश्योर्ड मिनिमम पेंशन। बार बार अगर आप देखोगे एड वर्ड जो जिसपे फोकस किया जाता है, एश्योर्ड एश्योर्ड एश्योर्ड, इट मींस समथिंग व्हिच इज देयर इन द प्रेजेंट स्कीम जिसमें ये वर्ड एश्योर्ड मिसिंग है। एनपीएस में वो एश्योर्ड मिसिंग है, तो समझेंगे कि क्यों इन्होंने यहाँ पे फोकस कर दिया एश्योर्ड वर्ड पे। अब तीसरा आ गया एश्योर्ड मिनिमम पेंशन, कि मिनिमम पेंशन एटलीस्ट कितनी होगी, वो 10,000 होगी। कोई भी बंदा जो रिटायर करेगा, अगर उसने 10 साल की सर्विस कर ली है, तो उसको 10,000 पेंशन तो मिलेगी ही मिलेगी। तो इसको एग्जाम्पल समझने के लिए इस तरह से एग्जाम्पल रखी गई है कि अगर किसी की एवरेज मंथली बेसिक सैलरी जब वो रिटायर कर लिया था, दैट वाज 18,000, तो उसका 50% अगर आप देखोगे तो वो खाली 9,000 बनता है। बोलते कोई बात नहीं, आपका अगर 50% इज लेस देन 10,000, वी विल स्टिल पे यू 10,000। सो दीज आर ब्रॉड थ्री बेनिफिट्स, एक नॉर्मल, एंड देन मिनिमम पेंशन, एंड द फैमिली पेंशन। उसके बाद जो एक और चीज इसमें है, दैट इज द इंडेक्सेशन। इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन जो है वो इस पेंशन में लागू होगी। इसका मतलब क्या है
कि अगर अभी आपका आज आप रिटायर हो गए और आपका ये जो अभी जो पेंशन बढ़ रही है, सपोज वो 25,000 बढ़ रही है, नाउ द प्रॉब्लम में आ रहा है कि भाई क्या ये 25,000 उसकी पूरी जिंदगी तक 25,000 की? आंसर इज नो। हर क्वार्टरली और हर हाफ ईयरली जो इनफैक्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए अभी ये लाया गया है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स को भी ऑप्शन दिया, वो इसको चूज कर सकते हैं। तो अभी की डेट में हम बोल सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में जो डीए बढ़ता है वो 6 महीने बाद बढ़ता है, 6 महीने बाद रिवीजन होता है। तो जिस तरह से जो एक्जिस्टिंग एम्प्लॉयज होती है उनका 6 महीने के बाद जब डीए बढ़ता है, उसी प्रोपोर्शनेट में जो वो डीए का इंडेक्स ना था एआईसीपीए का, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो वो आ जाता है, उसी हिसाब से इनका भी प्रोपोर्शनेट कर दिया जाएगा। जैसे उस वक्त फिर आज की डेट में हम देखते हैं डीए कुछ 46% चल रहा है, तो उस वक्त भी जो डीए होगा जब वो रिटायर होगा उसके बाद जितना इंडेक्सेशन हो जाएगा, इसकी पेंशन को भी इन्फ्लेशन के साथ इंडेक्स किया जाएगा। तो ये दो तीन चीजें हैं। और एक और चीज जो इसमें खुसूसियत है वो ये है कि जब वो बंदा सुपर एनुएट हो जाएगा, जब वो बंदा रिटायर हो जाएगा, अदर देन दिस जो इसकी पेंशन है, ये पेंशन तो मिलेगी ही मिलेगा उसको, साथ में उसको एक लमसम अमाउंट मिलेगा ओवर एंड अबव द ग्रेजुएटी। आज की डेट में अगर कोई बंदा रिटायर कर रहा है, जो न्यू पेंशन स्कीम है, उसको क्या मिलता है उसमें मैं डिटेल में आ जाता हूँ। उसको जब वो रिटायर हो रहा है तो उसको ग्रेच्युटी मिलती है और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं देगी, और जो उसका ये एनपीएस में जमा होता है वो उसको मिलेगा, और उसमें भी लिखा है कि वो 60% निकाल सकता है, बाकी 40% की उसको एनवीटी करना पड़ेगा, वहां से उसकी पेंशन रहेगी, और गवर्नमेंट उसको कुछ नहीं देता है लमसम। बट यहाँ पे गवर्नमेंट बोल रही है कि हम आपको क्या करेंगे, 1/10 ऑफ द जो आपका मंथली सैलरी होती थी, जिसमें आपका बेसिक पे प्लस डीए जो उस वक्त आपका बनता था, for every completed 6 months of the service, and this payment will not reduce the quantum of assured pension. मतलब ये this is over and above the pension which you will be getting on the basis of the criteria which is mentioned in the serial number 1. अब इसको समझने की कोशिश करेंगे। सपोज देयर इज दिस पर्सन मिस्टर पटेल, इसकी लास्ट ड्रॉन सैलरी जो थी बेसिक प्लस डीए दैट वाज 50,000, और इसने आज तक 30 साल कंप्लीट किया। यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर एवरी कंप्लीट 6 मंथ। तो अगर देखें 30 साल में एवरी कंप्लीट 6 मंथ्स इज 30 into 2 दैट इज 60 मंथ्स। तो 60 मंथ्स का इसको क्या मिलेगा, 1/10 ऑफ द मंथली सैलरी जो उसकी थी, दैट इज बेसिक प्लस डीए। सपोज इसका बेसिक प्लस डीए 50,000 था, तो 50,000 का 1/10 इज 5,000 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स जितनी इसने काम कर दिया, दैट इज 60, 5 into 60 दैट इज 3 लाख। तो ये 3 लाख रुपीज इसको मिलेंगे। अभी तक जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया बस उसमें यही 4 फीचर्स डाले, और कोई ड्राफ्ट एक्ट या बियर एक्ट ऐसा कुछ मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो अभी इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि जिनको हम जवाब हम तभी दे पाएंगे या जिसकी क्लैरिटी तभी मिलेगी जब वो ड्राफ्ट पेपर हमारे पास आएगा, एग्जैक्टली जो एक्ट हमारे पास आएगा कि भाई अल्टीमेटली वो स्कीम क्या रहेगी। ब्रॉड पैरामीटर्स उन्होंने ये बता दिए। अब इसमें क्या चीजें हैं जिनके बारे में हमें समझने की कोशिश करें ताकि हम इवैल्यूएट कर पाए कि हमें एनपीएस में रहना चाहिए या यूनिफाइड पेंशन स्कीम में स्विच करना चाहिए। देखिए मैं जो समझता हूं पर्सनली कि कुछ चीजों को बहुत बड़ा चढ़ा के पेश किया जाता है स्टार्टिंग में, बट जब हमारे पास सारी पिक्चर आती है तभी हम इवैल्यूएट कर पाएंगे कि वो स्कीम हमारे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है। अब मैं क्यों बोलता हूं, एक बार जब मैं कंपैरिजन करूंगा ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम, तब डिसीजन लेना थोड़ा आपके साथ आसान हो जाए। ऑन द बेसिस दैट कंपैरिजन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन आउट देयर, तो उसको समझिए तो शायद अभी किसी हद तक जज कर पाएंगे। बट बिलीव मी तब तक आप 100% क्लैरिटी नहीं ले सकते जब तक पूरा आपके सामने पब्लिश पेपर नहीं आ जाएगी कि एग्जैक्टली क्या क्या फीचर्स रहेंगे, बिकॉज कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर क्लैरिटी लेने की बहुत जरूरत है। क्योंकि मैंने जो देखा अभी कि इस स्कीम को लेके जहां पे कुछ लोगों ने इसको सराहा भी है, एंड दे टोल्ड परहैप्स महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट स्टेट गवर्नमेंट जो उसको इंप्लीमेंट करेगी। वहां से कुछ ट्रेड यूनियन से इसका क्रिटिसिज्म भी आ गया है। तो वो डेफिनेटली होता है कि आप कुछ भी करो तो आपको दोनों चीजें आ जाती है, पॉजिटिव फीडबैक भी आता है, नेगेटिव फीडबैक भी आता है। बट एग्जैक्टली क्या स्कीम होने वाली है वो बाद में पता चल जाएगा। तो ये तो बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी। अब एक कंपैरिजन शीट जो है एक बार देख लेते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम में क्या कंपैरिजन है। देखो जो ओल्ड पेंशन स्कीम होती थी वो 2004 तक जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे उनको होती थी। 2004 में वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने खत्म कर ली थी, एंड दैट वेरी मोमेंट आल्सो उस वक्त जो गवर्नमेंट थी दैट वाज अगेन ऑफ दिस एनडीए ओनली। उस वक्त भी ओल्ड पेंशन स्कीम में भी एम्प्लॉयज के लिए होता था कि उनको जब रिटायर होते थे जो भी उनका बेसिक सैलरी होती थी उसका उनको 50% मिल जाता था। अभी जो न्यू पेंशन स्कीम है 2004 में जब खत्म कर दिया गया, उसमें प्रॉब्लम क्या होती थी ओल्ड पेंशन स्कीम में, उसमें गवर्नमेंट कोई अलग से फंडिंग नहीं करती थी हर महीने। जैसे अभी न्यू पेंशन स्कीम बताऊंगा थोड़ा शायद समझ में आएगा। न्यू पेंशन स्कीम में गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। एम्प्लॉय जो है, एम्प्लॉय को अगर न्यू पेंशन स्कीम के लिए ऑप्ट करना है
तो वो अपनी सैलरी का कुछ परसेंट दे दे, जितना वो परसेंट देगा उतना ही इक्वल कंट्रीब्यूशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट दे देगी। आज की डेट में क्या होता है कि एम्प्लॉय सपोज 10 या 14% अपना कटाता है एनपीएस के लिए, और उसका एम्प्लॉयर जो होता है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो भी 14% एनपीएस के लिए दे देती है। तो एक पूलिंग ऑफ फंड्स होता है जिसमें एम्प्लॉय कुछ कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉयर कुछ कंट्रीब्यूट कर लेता है। मेरी नॉलेज में शायद एम्प्लॉय का 10% या 14% उनका रहता है और एम्प्लॉयर का 14% रहता है। वो मिला लो उसकी सैलरी का वो 24% क्या होता है, वो एक एनपीएस स्कीम में डाला जाता है। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ये सब लोग उसमें होते हैं और वो मार्केट में उसको इन्वेस्ट कर लेते हैं। देयर आर टायर 1 टायर 2, वो एनपीएस में पूरा डिटेल में अलग फिर टॉपिक बन जाएगा, उसमें वो इन्वेस्ट हो जाता है। और जब रिटायरमेंट तक वो पूरा कॉर्पस जमा हो जाएगा, वो आगे फिर शेयर्स में लगाते हैं, म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, बॉन्ड्स में लगाते हैं। वो जो कंपनीज होती है एनपीएस को जो मैनेज कर रही है उनकी वो कंपनीज होती है, उसमें जो पैसा लग जाता है और रिटायरमेंट पर फिर वो एक अच्छा सा कॉर्पस जमा हो जाता है। उसमें फिर ये होगा कि भाई 60% आप चाहो तो निकाल सकते हो, बाकी को फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसके आपकी पेंशन सेट करनी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि अब आपने लगा दिया पैसा, वो आगे इन्वेस्ट हो जाएगा मार्केट में। जिस साल आप रिटायर हो जाएंगे उस साल अगर जैसे कोविड में जो लोग रिटायर हो गए और उनका जो एनपीएस में पैसा था उन बेचारों के साथ बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। बिकॉज उस वक्त क्या हो गया कि रिटर्न्स जो मार्केट रिटर्न था वो बहुत नीचे था। मतलब उस वक्त कोविड में क्या होता है, शेयर मार्केट बहुत नीचे था और उनका टोटल कॉर्पस ना एकदम गिर गया, तो उनको बहुत नुकसान हो गया वहां पे, क्योंकि एश्योर्ड वर्ड नहीं है, वहां पे एश्योरेंस नहीं है। मार्केट में आपका कितना प्रॉफिट बनेगा उस हिसाब से डिसाइड हो जाएगा वो पेंशन आपकी कितनी मिलेगी। और यहाँ पे एश्योरेंस है कि भाई 50% तो मिलेगा मिलेगा, मार्केट जाए बाढ़ में प्रॉफिट आए नहीं आए, आपको तो 50% मिलेगा ही मिलेगा। तो ओल्ड पेंशन स्कीम में कुछ नहीं था कि भाई आप रिटायर हो गए तो आपको 50% दे देंगे, बट उसमें गवर्नमेंट कोई प्रोविजन नहीं कर रही थी, आपकी सैलरी से कुछ नहीं करता था, एम्प्लॉयर भी आपका गवर्नमेंट कुछ नहीं करता था। बट हाँ, जो बजट होता था, बजट में गवर्नमेंट बोलती थी भाई इस साल हमारा पेंशन फंड के लिए इतना पैसा जाएगा ओवरऑल साल के लिए। तो उसके लिए कोई फंडिंग ऐसा नहीं होती है, तभी उसको बोलते हैं वो नॉन फंडेड स्कीम है। बट जो अभी यूपीएस आने वाला है, दिस इज मोस्ट प्रोबेबली गोइंग टू बी द फंडेड स्कीम। अब मैं जो अभी बोला कि जो जो विरोध हो रहा है वो ये हो रहा है कि वो बोले ओल्ड पेंशन स्कीम को रेस्टोर करो। अब अगर देखा जाएगा तो आप बोलोगे, अगर कोई लेमन होगा वो बोलेगा यार ओल्ड पेंशन स्कीम में भी आपको 50% मिलता था और इसमें भी 50% मिलेगा, तो ये विवाद किस बात का। तो मेरे हिसाब से जो विवाद आ रहा है वो इस बात का हो सकता है, विरोध जो होगा वो इस बात का होगा कि पहले स्कीम में आपकी एम्प्लॉय से कोई पैसा नहीं जाता था। इस स्कीम में मुझे जो लगता है, अभी वो मैंने नहीं देखा है और पब्लिश नहीं हुआ है, बट मेरे हिसाब से व्हाट आई फील इज कि ये इस यूपीएस में बोले गए कि भाई आपको देखो आपका 10% कटेगा, हम 18.5% समथिंग ऐसा कुछ आया, बट ऑफिशियली मुझे कहीं नहीं मिला। बट कंपैरिजन में देख रहा था तो मुझे मिला शायद गवर्नमेंट विल कंट्रीब्यूट 18.5% टू दैट फंड और आप लोग एम्प्लॉय 10% करोगे, तो आपकी सैलरी से 10% तो कटेगा जो जमा हो जाएगा ना। तो क्वेश्चन विल अराइज, अब आप कंपैरिजन के लिए कंफ्यूज हो गए, भाई एनपीएस में जाऊंगा वहां तो मार्केट में भी है, तो आप प्रोजेक्शन लगाना चाहोगे कि भाई जब मैं रिटायर हो जाऊंगा, जैसे मेरी आज की एज 32 है, मेरी 28 साल अभी मेरी सर्विस है, तो 60 ईयर्स में मेरा 28 साल का पैसा कितना बनेगा, तो हो सकता है वो मेरे 50% के से ज्यादा होगा। तो ये कंपैरिजन करना पड़ेगा, तभी एक इंसान डिसाइड कर पाएगा कि उसके लिए न्यू पेंशन स्कीम बेटर है या यूपीएस है। जो मैं अभी बोल रहा था कि अभी भी ऐसा नहीं बोल सकता आंख बंद करके यूपीएस बेनिफिट कर रहा है। अगर अभी भी यूपीएस में मेरा 10% कंट्रीब्यूशन जाएगा, मेरा तो उसके एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन वो कितना जा रहा है मेरे लिए, तो वो मायने नहीं रखता, बिकॉज अल्टीमेटली आई एम गोइंग टू गेट ओनली 50%। वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है वो मेरे मैटर नहीं करना। बट मैं कंपैरिजन करूंगा कि अगर न्यू पेंशन स्कीम वो मेरे लिए 14% भी कर रहा है या 10% भी कर रहा है, मैं भी 10% कर रहा हूँ, ये 20% जो अभी मेरा जा रहा है हर महीने, इसकी मैं अगर कंपाउंडिंग फैक्टर देखूंगा वो सब कुछ मद्देनजर रखते हुए कि भाई तब मुझे कितना कॉर्पस आएगा और उसमें मुझे ये चीज मिलेगा, मैं 60% उसी वक्त कम्यूट कर सकता हूँ, जबकि 40% के लिए फिर मुझे पेंशन जितनी 60% तो मेरे हाथ में आ जाएगा तब ना, तो मैं देखूंगा अपने हिसाब से कुछ और करूंगा तब। वो कंपैरिजन करना बहुत जरूरी होगा। दूसरी चीज क्या है, जैसे ओपीएस में एम्प्लॉई का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं जाता था, एनपीएस में एम्प्लॉई का 10% का बेसिक और डीए का जाता है, और यूपीएस में भी मोस्ट प्रोबेबली ये होने वाला है। इसमें अभी क्लैरिटी नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली इट इज गोइंग टू हैपन, ये जो दूसरी बात है। उसके बाद कहता है ग्रेच्युटी तीनों केस में रहेगी। अब ओल्ड पेंशन स्कीम में एक चीज होता था, वो प्रोविडेंट फंड का कॉन्सेप्ट होता था। न्यू पेंशन स्कीम में कोई पीएफ का पैसा नहीं जाता। तो ओल्ड पेंशन स्कीम में दो बेनिफिट थे, एक था कि रिटायरमेंट में आपको पेंशन मिलेगी, उसके लिए आपकी सैलरी से कुछ नहीं काटा जाएगा, प्लस देयर वाज द कंसेप्ट ऑफ द प्रोविडेंट फंड जिसमें एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता था सपोज 12% ऑफ द सैलरी और एम्प्लॉयर भी एडिशनल 12% करता था। तो वो 12% करके 24% जमा होता था, और जब आप रिटायर होते थे अगेन प्रोविडेंट पीएफ में आपका जितना पैसा था आप उसको निकाल सकते थे। न्यू पेंशन स्कीम में ये स्कीम कोई नहीं है। न्यू पेंशन स्कीम में देयर इज नॉट एनी कंसेप्ट ऑफ जीपीएफ, एंड यूपीएस में भी प्रोविडेंट फंड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तभी उन्होंने वो 1/10 लमसम वाला बोला। तो दैट इज एट पार में आप बोल सकते हैं कि वो पीएफ पीएफ भी उसको बोल नहीं सकते, ग्रेच्युटी की तरह एक आपको लमसम अमाउंट मिल रहा है। उसके बाद अगर देखें इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन, तो उसमें भी होता था ओल्ड पेंशन स्कीम में।
न्यू पेंशन स्कीम में ये दिस अगेन ड्रॉबैक, आपकी कोई इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन नहीं हो जाएगा। इट्स लाइक सपोज मैं एनपीएस चूज किया हूँ अपने लिए, और जब मैं रिटायर हो गया उस वक्त तक मेरे एनपीएस में सपोज 2 करोड़ रुपया था, ठीक है। अब 2 करोड़ में क्या होता है, 60% में उसी वक्त निकाल सकता हूँ, दैट इज 1 करोड़ 20 लाख में वहां से निकाल सकता हूँ, एंड दैट इज टैक्स फ्री। बाकी 80 लाख की मेरी एन्युटी रहेगी, और डिपेंड करेगा कि फिर मेरा पेंशन कितना रहेगा, सपोज वो 40,000 बनेगा, 50,000 बनेगा, वो मेरा पेंशन वैसे रहेगा। बट 1 करोड़ 20 लाख रुपए मेरे हाथ में तो आ गया, बट वो जो फिर उसके बाद पेंशन सेट हो जाएगी 40,000, वो हमेशा के लिए, फिर मैं 60 के बाद 70 साल में मर जाऊं, 90 साल में मर जाऊं, या जितने साल भी रहेगा, बट मेरा वो पेंशन जो है वो उतना ही रहेगा, फिक्स रहा वो 40,000, वो 40,000 हमेशा रहेगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जितना भी इन्फ्लेशन हो जाएगा आपकी पेंशन भी उतनी बढ़ जाएगी। उसके बाद लमसम पेमेंट किसी में भी नहीं है एडिशनल, ना ओल्ड में है, ना न्यू में, ना इसमें है क्या बोलते हैं एनपीएस में, बट यूपीएस में इट इज गोइंग टू बी देयर। बट यस, ओल्ड में इट वाज गेटिंग कंपनसेटेड बाय द पीएफ अमाउंट। और वीआरएस के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम एप्लीकेबल थी, न्यू पेंशन स्कीम में एक था, बट इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि आप 20% निकाल सकते हो और 80 का आपको एनविटी करना पड़ेगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, द अमाउंट रिमेन्स ऑफ योर्स ओनली। बट न्यू पेंशन यूपीएस में हो सकता है, बट इसकी अभी क्लैरिटी लाने में। तो इन नटशेल यूपीएस आपको समझ आया क्या है। और अब कंपैरिजन करना, यूपीएस बेनिफिशियल है आपके लिए या एनपीएस बेनिफिशियल है, मेरे हिसाब से द फाइनल कॉल कैन बी टेकन ओनली व्हेन यू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन अवेलेबल, जो मेरे हिसाब से आज की डेट में नहीं है। तो इतना ही था जो मुझे लगा था, क्योंकि कुछ मैसेज आए थे सर यूपीएस के बारे में बता दीजिए, तो तभी मैंने सोचा ठीक है, जितना मैं समझा हूँ उसको मैं यहाँ पे बता दूंगा। तो कुछ और आपके क्वेरीज होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मुझे अगर लगा कि मैं उस पर जवाब दे पाऊंगा तो मैं वहाँ पे उसको एड्रेस करने की कोशिश करूंगा।